जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे इकोनॉमिक्स कक्षा 12वीं और आप सबके लिए इकोनॉमिक्स से मॉडल पेपर तैयार किए हैं जो कि सेट 4 है। और अभी तक आपने 1 से लेके 3 तक का सेट नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि ये तीनों का तीनों सेट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका लिंक आपको आई बटन में या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां से आप जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। अगर आप 1 से लेकर 10 तक सेट कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 90 या 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि यही सबसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिएगा। टेलीग्राम आपको 100% ज्वाइन करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको टेस्ट होते हैं और टेस्ट देकर आप पता कर सकते हैं कि आपका तैयारी किस तरह के है। तो जरूर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां से आप जाके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको आर्ट्स का ऑल पीडीएफ नोट्स चाहिए, जिसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक सारा का सारा चीज मिल जाएगा, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र आपको थोड़ा सा कुछ चार्ज लगेगा, उसके बाद यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं और हर बार हम आपको समझाते हैं कि अगर आप ध्यान पूर्वक देखेंगे वीडियो को ना तो अच्छा सा समझ में आएगा। और इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हार्ड नहीं कर सकते, नहीं इजी कर सकते, नॉर्मल है। और इसे आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार इसे रिवाइज करना पड़ेगा। और जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आपको इकोनॉमिक्स अच्छे तरह से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं और सिर्फ हम प्रश्नों का अभ्यास कराने वाले हैं, ज्यादा डिटेल के साथ हम नहीं पढ़ाने वाले, ठीक है। चलिए अब 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर क्या लिखा है कि किसी वस्तु में माननीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को हम क्या कहते हैं। उत्पादकता कहते हैं, संतुष्टि कहते हैं, या उपयोगिता कहते हैं, या लाभदायकता कहते हैं। तो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होना चाहिए, सी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए आपके सामने थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं। सेकंड नंबर लिख नहीं पाए क्योंकि ये जो प्रश्न है थोड़ा सा उल्टा पटांग था, इसके लिए छोड़ दिया, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि उपयोगिता का संबंध होता है। उपयोगिता का जो संबंध होता है वो किससे होता है, लाभदायकता से, नैतिकता से, या मानव आवश्यकता की पूर्ति से, या इनमें से सभी से। तो फटाफट बताइए। बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे। जितने बच्चे डी दिए हैं उन सबका बिल्कुल ही अच्छा है, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न में देखिएगा अच्छे तरह से, यहाँ पर क्या कर रहा है कि उपयोगिता का कारावाचक सिद्धांत किसने दिया। यहाँ पर प्रश्न को समझिएगा अच्छे तरह से कि उपयोगिता का कारावाचक सिद्धांत दिया है और वो कौन वैज्ञानिक दिए हैं वो आपको बताना है। तो मार्शल दिए हैं, पिगो दिए हैं, हॉक्स एवं एलन दिए हैं, या रिकॉर्डो दिए हैं। तो इसके बारे में बताइए कि 4 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे। जितने बच्चे सी दिए हैं उन सबका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब चलिए आपके सामने 5 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है कि सीमांत उपयोगिता हास्य नियम में के मूल प्रतिपादक है। देखिए बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सर इकोनॉमिक्स आप पढ़ाइए, क्योंकि इकोनॉमिक्स कहीं भी पढ़ाई जल्दी नहीं होता है। और हम कह रहे थे कि बच्चे इकोनॉमिक्स नहीं हम पढ़ाएंगे, तो बच्चे बोल रहे थे सर हम कहाँ पढ़ेंगे। तो हम सोचे कि रिवाइज कराने के लिए आप सबको ये सब दे देते हैं। और कैसा लगा वीडियो आप हमें जरूर लास्ट में बताइएगा, ठीक है। सीमांत उपयोगिता हास्य नियम के मूल प्रतिपादक कौन है, ये है गोसेन, जो कि ऑप्शन ए आपका क्या होगा, बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब देखिए 6 नंबर में क्या कह रहा है कि उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जब सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य होता है। सीमांत उपयोगिता ये हो गया, तीर हो गया, मूल्य हो गया, सीमांत उपयोगिता या मूल्य, ठीक है। यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो इसके बारे में देखिए राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, देखिए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर जो होगा सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य होता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए 7 नंबर में क्या कर रहा है। 7 नंबर प्रश्न को देखिएगा अच्छे तरह से कि उपभोक्ता की सर्वाधिक संतुष्टि के लिए हम क्या करते हैं। उपभोक्ता मतलब कि आप हो गए वो, उसको सर्वाधिक संतुष्टि के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य के समान होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है और उसका क्या होना चाहिए, मूल्य उसी के समान होना चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल सही बात है। वस्तु की सीमांत उपयोगिता की उसके मूल्य से अधिक होनी चाहिए। मान लीजिए कोई वस्तु है और उस वस्तु के मतलब कि उसका दुगुना होना चाहिए, दुगुना। ये अच्छी बात नहीं कह सकते, ठीक है। सीमांत उपयोगिता मूल्य का कोई संबंध नहीं है, तो इसमें संबंध होना चाहिए, जो कि अगर आप ऑप्शन ए देखेंगे तो वो आपका क्या है, बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर, याद कर लीजिएगा अच्छे तरह से। अब चलिए आपके सामने 8 नंबर में क्या कर रहा है कि जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता होती है। जैसे सीमांत उपयोगिता क्या होती है, ऋणात्मक होती है, तब कुल उपयोगिता क्या होती है, उसके बारे में बताइएगा।
चलिए इसके बारे में बताइए क्या होगा। आपका ऑप्शन ए में है अधिकतम होती है, घटने लगती है, घटती देर से है, बढ़ती है, इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट देखिए क्या कह रहा है, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता क्या होती है। जैसे सीमांत उपयोगिता धीरे 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 बढ़ती रहती है तब कुल उपयोगिता क्या हो सकता है वो आपको बताना है। तो क्या होना चाहिए, ये घटने लगती है। क्या लगती है, घटने लगती है, जो कि ऑप्शन बी आपका क्या होगा, बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 10 नंबर में क्या कह रहा है कि मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता की डॉट 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 क्या हो सकती है, मुद्रा में मापा जा सकता है या मुद्रा में नहीं मापा जा सकता है, संख्यात्मक रूप में मापा जा सकता है, और ए और सी ये दोनों हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पर समझिएगा, मुद्रा में नहीं मापा जा सकता, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि मुद्रा में हम किसी भी वस्तु को नाप सकते हैं कि ये कितना का हो सकता है, ये कितना का नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन ए देखिएगा और ऑप्शन सी देखिए, इसमें अब आपको बताना है कि क्या राइट आंसर होगा। चलिए बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, जितने बच्चे क्या दिए हैं, अब आपसे कमेंट आ रहा है कि सर यहाँ पर होगा जो ऑप्शन ए होगा। क्या होगा, ए होगा, मुद्रा में मापा जा सकता है, जो कि ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अब चलिए 11 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि मांग में कौन सा तत्व निहित होना चाहिए। क्या कह रहा है कि मांग में कौन सा तत्व निहित होना चाहिए। तो वस्तु की इच्छा होनी चाहिए, एक निश्चित मूल्य होने चाहिए, साधन व्यय करने की तत्परता होना चाहिए, या इनमें से सभी होना चाहिए। तो फटाफट बताइएगा। बहुत अच्छे, इसमें जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, वस्तु की इच्छा होनी चाहिए, हमें ये मंगाना है, फला चीज मंगाना है, ये होना चाहिए। एक निश्चित मूल्य होना चाहिए कि 50 रुपया हो, 100 रुपया हो, ये एक जो रेट है वो होना चाहिए, ठीक है। साधारण व्यय की तत्परता हो, साधारण एकदम नॉर्मली हो, वो होना चाहिए। इसमें जो राइट आंसर क्या होना चाहिए, डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है, याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए आपके सामने 12 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है कि मांग वक्र की सामान्यता ढाल होती है, तो ये कैसी होती है, बाएं से दाएं के ऊपर, और मतलब बाएं से ऊपर के, दाएं से बाएं नीचे की ओर, एक्स अक्ष के समांतर, वाई अक्ष के समांतर। तो अब बताइए कि राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइएगा, समांतर है या समांतर है। तो इसमें क्या होगा 12 नंबर का, बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे, बी वाले का जो ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब देखिए आपके सामने 13 नंबर में क्या करा है कि ऐसी वस्तु है जिनका एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जाता है उसे कहलाता है या उसे कहते हैं। देखिए क्या करा है कि ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जाता है, एक दूसरे के वस्तु में प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पूरक वस्तुएं कहते हैं, या स्थानापन्न वस्तु कहते हैं, या आरामदायक वस्तु कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं कहते। तो फटाफट बताइएगा 13 नंबर का आपका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, इसमें जितने बच्चे बी दिए हैं उन सबका बिल्कुल ही राइट आंसर, याद रखिएगा। अब चलिए आपके सामने 14 नंबर प्रश्न में देखते हैं, और यहाँ पर क्या करें कि मांग का नियम है, मांग का जो नियम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, गुणात्मक कथन होना चाहिए, मात्रात्मक कथन होना चाहिए, या दोनों होना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो आप बोलिएगा सर मांग का जो नियम होता है गुणात्मक होता है, हमेशा क्या होता है, बढ़ता रहता है, ठीक है, गुणात्मक, ठीक है। अब देखिए 15 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की कीमत क्या होगी, बढ़ जाती है, घट जाती है, या स्थिर रहती है, या इनमें से कोई नहीं। तो यह आप सोच सकते हैं कि जब कोई चीज के वस्तु के, जैसे मान लीजिए कॉफी के मूल्य में वृद्धि होगी तो चाय की मांग क्या होगी, क्या होगी, बढ़ती है, राइट, क्या होगी, जब मूल्य में वृद्धि होने लगी। जैसे मान लीजिए कॉफी का दाम, जैसे मान लीजिए कॉफी का दाम था 5 रुपया और उस कॉफी को बेचेगा 20 रुपया में, तो किसकी मांग ज्यादा होने लगेगी, यहाँ पर चाय की मांग तो बढ़ने लगेगा ना। जब चाय का रेट, जब जैसे मान लीजिए हम अभी एग्जाम्पल में समझा रहे हैं, अभी चाय जो है कितना 5 रुपये मिल रहा है, या कहीं कहीं 10 रुपये भी मिलता है, ये हो गया। और उसी चाय को अगर अभी से 50 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये बेचना स्टार्ट कर दे, तो किसकी डिमांड ज्यादा आ जाएगी, कॉफी की, क्योंकि कॉफी सस्ता मिला है, तो ये बढ़ती जाएगी, राइट, याद रखिएगा। अब चलिए आपके सामने 16 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि मांग में परिवर्तन का कौन सा कारक है। मांग में परिवर्तन का कौन सा कारक है, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तु की कीमतों में परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि, या इनमें से सभी। तो 16 नंबर का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट आपसे कमेंट करिए, हम तब तक आपसे का कमेंट देख रहे हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आपसे का जो कमेंट आ रहा है डी होगा, क्या होगा, डी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए 17 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग जो है, कोई वस्तु उसको मंगवाते हैं उसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो मूल्य परिवर्तन में, जो कि पैसा समझते हैं, आय परिवर्तन में, रुचि तथा फैशन परिवर्तन में, या इनमें से कोई नहीं। तो 17 नंबर का आपको बताना है फटाफट क्या होगा। देखिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो कि ऑप्शन डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देखिए 18 नंबर में क्या कर रहा है कि मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग है,
क्या कर रहे हैं, मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तु की मांग क्या है, तो ये आपको बताना है बढ़ जाती, क्या होती है, बढ़ जाती है, जो कि ऑप्शन ए है। और इसमें टोटल 50 प्रश्न है, तो थोड़ा सा फास्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा, राइट। 19 नंबर क्या कह रहा है कि किसी सामान्य वस्तु के मांग वक्र वक्र की ढाल होती है, क्या करें कि किसी सामान्य वस्तु के मांग वक्र की ढाल क्या होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, शून्य होती है, अपरिभाषित होती है। तो अब बताइए कि राइट आंसर क्या होगा 19 नंबर का। बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे। इसमें जो कोई चीज के वस्तु की हम मांग करते हैं तो यहाँ पर क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 20 नंबर में कि आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है, आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है, तो निम्न कोटि की वस्तुएं के सामान्य वस्तुएं, गिफिन वस्तुएं या ए और बी दोनों। तो अब बताइए राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें जो आपका राइट आंसर क्या होगा, गिफिन वस्तुएं, जो कि ऑप्शन सी जो है क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। 21 नंबर देखिए कह रहा है कि एक वस्तु की मांग वक्र डीडी से शीर्षक पर डीडी हो जाता है, तो वाह कितना गजब सा प्रश्न है, प्रश्न को अच्छे से समझिएगा कि क्या होगा इसमें, बताइए इसके बारे में बताइए राइट आंसर क्या होगा। इसका जो प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत बढ़ना हो सकता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब चलिए 23 नंबर में क्या कर रहा है कि गिफिन वस्तु के लिए कीमत मांग की लोच होती है, क्या करिए, गिफिन वस्तु के लिए कीमत मांग लोच होती है, तो क्या होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, शून्य होती है, या इनमें से कोई नहीं होती है। तो फटाफट बताइएगा 23 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे। इसमें जो आपका जो राइट आंसर क्या होगा, वह होगा आपका धनात्मक होता है, ठीक है, बी आपका राइट आंसर होगा। अब चलिए आपके सामने 24 नंबर देख क्या करें कि मांग की लोच का माप निम्नलिखित में से किस विधि से किया जाता है, किस विधि से किया जाता है, तो वो जो है आपके कुल व्यय रीति से किया जाता है, प्रतिशत या अनुपातिक रीति से किया जाता है, बिंदु रीति से किया जाता है। तो ऑप्शन जो आपका डी जो है वो आपका राइट आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए 25 नंबर में क्या कह रहा है, 25 नंबर प्रश्न को समझिएगा अच्छे तरह से कि मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया था। अब देखिए जो प्रश्न जो है जैसे प्रतिशत निकालते हैं, अनुपातिक रीति जो निकालते हैं, उसका प्रतिपादन क्या था, तो कौन किए थे, मार्शल किए थे, फ्लेक्स किए थे, या हिक्स किए थे, या इनमें से कोई नहीं। तो अब बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। इसमें जो फ्लेक्स देख रहे हैं जो कि ऑप्शन बी आपका क्या होगा, बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अब 26 नंबर देखिए कह रहे हैं कि मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं, तो ये बताना है वस्तु की प्रकृति, कीमत स्थिर, आय स्थिर, या इनमें से सभी। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा 26 नंबर का। बहुत अच्छे। इसमें जो आपका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 27 नंबर में क्या कह रहा है कि मांग की लोच कितने प्रकार के होते हैं, जो कि हम कोई वस्तु वगैरह मंगाते तो वो कितने प्रकार के होते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। तो वो टोटल 5 प्रकार के होते हैं, जो कि ऑप्शन बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होता है। चलिए आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है, आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है, तो शून्य होती है, असीमित होती है, इकाई से अधिक होती है, इकाई से कम होती है, ठीक है। आपसे ऑप्शन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। चलिए इसके बारे में बताइए कि 28 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बता दीजिएगा। देखिए कभी कभी क्या होता है कॉल भी आ जाता है, तो कॉल को रिसीव करना बहुत ही जरूरी होता है, जिसमें बच्चे सब बहुत कॉल करते रहते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या कह रहा है कि आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है, तो शून्य होती है हमेशा, याद रखिएगा। तो लोच हमेशा शून्य ही नहीं रह सकती है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक रुझे रेखीय मांग चक्र की मध्य बिंदु पर मांग की लोच होती है, तो क्या होती है, शून्य होगी, इकाई होगी, अनंत होगी, या इनमें से कोई नहीं होगी। तो अब आपको बताना है, तो इसमें जो राइट आंसर क्या होगा, इकाई होती है, जो कि ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन ए नहीं बी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए 30 नंबर के बाद 31 नंबर देखते हैं। 30 नंबर में नहीं लिखा होगा, विलासिता वस्तुओं की मांग है, विलासिता वस्तुओं की मांग क्या होती है, लोचेदार होती है, लोचदार होती है, अत्यधिक लोचदार होती है, पूर्णतः लोचादार होती है। तो अब आप बताना है कि राइट आंसर क्या होगा 31 नंबर का, ठीक है। बहुत अच्छे। इसमें जो आपका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। और बात बाद में करेंगे लास्ट में, तो थोड़ा सा सब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको सब्जेक्टिव चाहिए या नहीं चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो आप सब लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। अब देखिए आपके सामने 33 नंबर में क्या करें कि उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है, क्या करें कि उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है, तो वस्तु की कीमत की उत्पादित
उत्पत्ति के साधनों का समय की अवधि के इनमें से सभी के। तो बोलने से ऐसा लग रहा है कि इसमें जो होगा क्या होगा, वस्तु की कीमत होगा, जो कि ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। उत्पत्ति हास्य नियम लागू होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो इसमें जो कारण हो सकता है आपका क्या हो सकता है, बताइए फटाफट। तो यहाँ पर साधनों की सीमितता हो सकती है, या साधनों का अपूर्ण स्थानापन्न होना, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो सी देख रहे हैं वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है, याद रख लिए। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है? क्या करिए कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है? मांग के नियम से है, उत्पत्ति वृद्धि नियम से है, या पैमाने के प्रतिफल नियम से है, या मांग के लोच से है। इसके बारे में बताइए कि 35 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, इसमें जो आपका राइट आंसर क्या होगा, पैमाने के प्रतिफल नियम से है, जो कि ऑप्शन सी आपका क्या होगा, बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अब देखिए आपके सामने 36 नंबर में क्या करा है कि अल्पकालीन उत्पादन के दशा में एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था तक उत्पादन करना पसंद करेगा? तो प्रथम अवस्था तक, द्वितीय अवस्था तक, तृतीय, या इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छे, इसमें जो आपका क्या हो सकता है, द्वितीय अवस्था, जो कि ऑप्शन बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देखिए आपके सामने 37 नंबर में क्या कह रहा है, 37 नंबर प्रश्न को देखिएगा अच्छे तरह से। यहाँ पर क्या कह रहा है कि वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं। क्या करें कि वह कौन सा समय है, ऐसा समय आता है, मौसम आता है जिसमें उत्पादन के, कोई उत्पादन करने वाले वस्तु वगैरह हो गया, सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो अल्पकाल में, दीर्घकाल में, अति दीर्घकाल में, या ये तीनों होगा। तो अब बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। ये जो होता है दीर्घकाल में, जो कि ऑप्शन बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देखिए आपके सामने 40 नंबर में क्या करा है, 40 नंबर प्रश्न को समझिएगा। जो चक्र पहले बढ़ता है फिर स्थिर होकर घटना आरंभ करता है, वह कौन सा चक्र कहलाता है? तो एपीपी होता है, एमपीपी का होता है, या टीटीपी होता है, तो या इनमें से सभी होता है। इसमें से कोई एक ही चक्र हो सकता है, या सारा का सारा हो सकता है? नहीं, इसमें सारा का सारा होता है, जो कि ऑप्शन डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब 40 नंबर क्या करें कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है, तो दीर्घकाल से, अल्पकाल से, अल्पकाल एवं दीर्घकाल दोनों से, या अति दीर्घकाल से। तो इसके बारे में बताइए। तो ये जो आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, अल्पकाल नहीं, अल्पकाल, राइट। अल्पकाल, जो कि ऑप्शन आपका क्या होगा, सी राइट आंसर, सॉरी बी राइट आंसर होगा, अल्पकाल। अब चलिए 41 नंबर में क्या करा है कि उत्पादन का सक्रिय साधन है, उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है, पूंजी, श्रम, भूमि, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए इसमें जो होना चाहिए आपका जो राइट आंसर क्या होगा, उत्पादन का सक्रिय जो साधन है, मेन कारण जो होना चाहिए वो श्रम होना चाहिए, लोग होना चाहिए, क्योंकि लोग नहीं रहेंगे तो ज्यादा खास नहीं हो, पूंजी नहीं रहेंगे तो उसके कारण भी भूमि। लेकिन इसमें ऑप्शन ए भी हो सकता है, इनमें से सभी भी हो सकता है, क्योंकि ये सब के बिना अधूरा है क्या चीज में, उत्पादन करने में। ठीक है, 41 के बाद 42 नंबर देखिए क्या करा है यहाँ पर 42 नंबर में कि उत्पादन के सभी संसाधनों एवं संसाधनों में एक अनुपात में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पादन में अधिक अनुपात में वृद्धि हो तो उसे क्या कर सकते हैं? तो उसे हम क्या से कर सकते हैं, वर्धमान पैमाने का प्रतिफल कहा जा सकता है, जो कि ऑप्शन सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए 43 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है, निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है, तो इसे बताना है, राइट आंसर क्या होगा। इसमें जो कच्चे माल की लागत, जो कि ऑप्शन सी होगा क्या, राइट आंसर होगा। अब देखिए आपके सामने 44 नंबर में क्या कह रहा है कि अवसर लागत का वैकल्पिक कल नाम है, कल नाम क्या है, तो वो जो आपका बताना है क्या है, आर्थिक लागत होगा, जो कि ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए 45 नंबर में कि अवसर लागत क्या है, अवसर लागत क्या है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट बता दीजिएगा। इसमें जो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, हस्तांतरण होगा, खोया हुआ अवसर होगा, अवसर, या वह विकल्प जिसका परित्याग कर दिया गया हो। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अब 46 नंबर देखिए क्या करें कि औसत लागत वक्र का आकार होता है, औसत लागत वक्र का विकार कैसा होता है, तो वो आपको बताना है कैसा होता है। तो इसमें जो होता है यू अक्ष जैसा होता है, जो कि ऑप्शन ए होगा क्या, आपका राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ पर 47 नंबर प्रश्न को अच्छे से समझिएगा, यहाँ पर कराए कि उत्पादन की 5 इकाइयों की औसत स्थिर लागत 20 रुपया है। अगर उत्पादन 5 इकाई करता है तो कितना रुपया लगता है, 20 रुपया लगता है। और 5 इकाइयों की औसत परिवर्तित
लगभग 40 रुपया लगता है। 5 इकाई की औसत लागत कितनी होनी चाहिए? 20 रुपया, या 40 रुपया, या 56 या 60? तो इसके बारे में बताइए क्या लागत हो सकती है। बहुत अच्छे, इसमें जो आपका जो लागत होगा कितना रुपया होगा? 60 रुपया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या करा है कि एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में होता है। एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में होता है AR या MR। AR हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फटाफट बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? AR बराबर MR। नहीं, AR और नहीं, तीर नाम से वो होगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, तो इसके बारे में बताइए। तो इसमें होता है AR बराबर MR होता है, जो कि ऑप्शन ए आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। और ये आपका लास्ट प्रश्न है कि एक वस्तु की 5 इकाई बेचने पर कुल प्राप्ति 100 रुपया होता है। 6 इकाई की समान प्रति सम प्राप्ति 8 रुपया होता है। 6 इकाई किस कीमत पर बेची जाती है? तो 28 प्रति इकाई, 20 प्रति इकाई, 18 प्रति इकाई, या 12 प्रति इकाई? तो इसके बारे में बताइए 50 नंबर का लास्ट आंसर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर सेट 5 चाहिए तो जरूर कमेंट करिएगा। और एक बात फिर से बताते हैं कि अब आप सबको सब्जेक्टिव पढ़ाना चाहिए। जैसे हो गया इकोनॉमिक्स का, अगर आपको सब्जेक्टिव चाहिए तो कमेंट करके बताइए कि सर इकोनॉमिक्स का सब्जेक्टिव लाइए, मुझे बहुत ही जरूरत है। और सेट 5 आपको कैसा लगा, आप हमें जरूर कमेंट करके बताएंगे। और आप सॉरी, ये सेट 4 है, और 1 से लेकर 3 तक जरूर जाके देख लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।